हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि प्रिंसी कोयले को स्मेल करके बताते हैं कि ये कहीं टाउन में गया होगा। और फिर वो अचानक से ही सुशी के सिर पर हाथ फिराते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है जब तुम सारे डिस्टरबेंस से दूर होती हो, जिससे सुशी एकदम नर्वस हो जाती है। कहती है क्योंकि आपने फिजिकल कॉन्टैक्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन किया है, इसलिए अब आपको 1 टेल सिल्वर देनी होगी। प्रिंस कहते हैं कि मैं 10 गुना दूंगा, बस तुम काउंटिंग शुरू करो। इन दोनों के बीच में इस तरीके से बातें शुरू हो जाती हैं और ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। प्रिंस सुशी से कहते हैं कि तुम कभी अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना चाहती हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि तारों से ये सब कैसे किया जा सकता है। सुशी कहती है कि ठीक है, सिखाइए। तो वो उसे बताते हैं कि आसमान में अभी 7 तारे सबसे ज़्यादा चमक रहे होंगे। उनको डिपर बोला जाता है। तो सुशी काउंटिंग करने लगती है और कहती है कि हाँ, बिल्कुल 7 तारे हैं और ये बिल्कुल ही डिपर जैसे दिखते हैं। प्रिंस ही उससे कहते हैं कि हम इन तारों के इस हैंडल को देखकर ये डायरेक्शन का नेविगेशन भी कर सकते हैं। और बताते हैं कि ये तरीका उन्होंने वॉर टाइम पे सीखा था, जब छिपे हुए एनिमी की डायरेक्शन उन्हें जंगल में पता लगानी होती थी। वो बताते हैं कि ये हैंडल ऑटम सीजन में वेस्ट डायरेक्शन में होता है। और क्या तुम बता सकती हो कि समर सीजन में वो किस डायरेक्शन में होगा? तो सुशी सोचने के बाद में बताती है कि साउथ में। वो कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल ठीक। सुशी एकदम खुश हो जाती है कि किस तरीके से हम तारों से नेविगेशन कर सकते हैं और फिर कहती है कि आसमान में ये 2 सितारे सबसे ज़्यादा चमक रहे हैं। तो प्रिंस बताते हैं कि इनका नाम अल्टेयर और वेगा है। ये हमेशा अपोजिट रहते हैं। ये एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन कभी साथ नहीं रह पाते। सुबह होती है और वो सिटी गेट पर पहुंचते हैं। और वहाँ पर एक कोयले की गाड़ी खड़ी होती है, जिससे वो उसके मालिक से पूछते हैं कि क्या कल तुमसे कोई आदमी टकराया था? तो वो कहता है कि हाँ, और फिर सीधे जेल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो उससे पूछते हैं कि क्या यही आदमी है? तो वो कहता है कि एग्जैक्टली ये वही आदमी है। तो जिझोऊ कहता है कि हाँ, मुझे लगा तो था कि मैं किसी चीज़ से टकराया हूँ और मेरी कमर में चोट भी लगी थी। तो सुशी चेक करने को बोलती है और उसकी कमर पर वहाँ निशान भी होता है। तो सुशी कहती है कि हम इसकी इनोसेंस प्रूव करने के लिए इनफ एविडेंस कलेक्ट कर चुके हैं। यहाँ रूशवांग को दिखाया जाता है जो बहुत दुखी होती है क्योंकि वो शू के साथ में इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं जा पा रही होती। तो जीबीमिंग पूछता है कि तुम हमेशा ब्रदर शू के साथ में रहना क्यों चाहती हो? आती है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करना अच्छा लगता है और ब्रदर शू के साथ में रहना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं जब उनके साथ काम करती हूँ तो मुझे डबल खुशी होती है। तो जीबी में कहता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ रहने से और मेरे साथ घूमने से खुशी नहीं मिलती? वो कहती है कि हाँ, मिलती है, पर दोनों में अंतर है। वो कहता है कि कैसे? कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ घूमने के बाद में अच्छा तो लगता है, पर थोड़ी देर बाद खाली खाली महसूस होता है। लेकिन जब मैं ब्रदर शू के साथ इन्वेस्टिगेशन करती हूँ तो मुझे सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आता है। जीबी में कहता है कि जैसे मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, इधर उधर घूमना, लोगों की मदद करना मुझे सेटिस्फेक्शन देता है। तो रूशवांग कहती है कि हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से। इधर एक और ब्राइड का सीन दिखाया जाता है और फिर फ्यूआन, जो कि कंक्यूबाइंस के पोर्ट्रेट्स लेकर प्रिंस सी के पास आता है और उन्हें बहुत दिखाने की कोशिश करता है कि ये वाली अच्छी है या ये वाली अच्छी है। पर प्रिंस सी किसी में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते और उसे वहाँ से भेज देते हैं और उसके जाने पर सुशी का पोर्ट्रेट कंप्लीट करने लगते हैं। अगले दिन रूशवांग फिर से सुशी से मिलती है और उससे कहती है कि मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन में मदद करूंगी। इससे पहले कि सुशी कुछ कह पाती, उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां एक और ब्राइड की डेड बॉडी है। रूशवांग चेक कर बताती है कि इसको कोई पॉइजन नहीं दिया गया है और होठों के अंदर और बाहर का कलर देखकर बताती है कि हाँ, इसकी सच में पानी में डूबकर मौत हुई है। और सुशी भी देखती है कि इसके नाखून और कपड़े बिल्कुल साफ हैं, यानी कि स्ट्रगल का कोई निशान नहीं है। तो ये क्लियर है कि इसने सुसाइड ही की है। तो मिंगजिंग ऑफिस का आदमी कहता है कि ठीक है, तो फिर इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। रूशवांग फिर से सुशी को फॉलो करने लगती है। इससे पहले कि सुशी कुछ कहती, रूशवांग कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ घूमने के लिए ऐसा कर रही हूँ। इन्वेस्टिगेशन करना मुझे खुशी देता है और मैं बाकी कामों में अच्छी नहीं हूँ, बस मैं पॉइजन्स के बारे में थोड़ी जानकारी रखती हूँ। और जब से मुझे पता है कि मैं मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने में इस तरीके से मदद कर सकती हूँ, तो मुझे अपनी वर्थ महसूस होती है और मुझे पता है कि मैं यही करना चाहती हूँ। सुशी कहती है कि हम मिंजिंग ऑफिस में केस स्टडीज़ के लिए वैसे भी किसी पर्सन को ढूंढ रहे थे, चलो तो फिर हम तुम्हारा ही नाम इन्वेस्टिगेशन के लिए रजिस्टर करवा देते हैं। रूशोंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर मर्क्यूज झेंग युआन प्रिंस सी से मिलने आते हैं और वो बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और वो प्रिंस सी से कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर कि आप कंट्री की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए अभी भी कंसर्न्ड हैं।
प्रिंस उन्हें बताते हैं कि जब भी मैं कोई स्ट्रेटेजी बनाता हूँ तो हमेशा आपकी टीचिंग्स को ध्यान में रखकर ही बनाता हूँ। वो कहते हैं कि आप तो मुझे कुछ ज़्यादा ही मक्खन लगा रहे हैं। फिर वो काम की बात पे आते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर आपसे मिलने आया हूँ कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से भी। और फिर वे दोनों अंदर जाकर बात करने लगते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि जो आपका डाउट था वो बिल्कुल सही था। जो एरो आपने भेजा था वो बीरोंग रीजन का ही है। और मुझे बीरोंग में डिज़ास्टर रिलीफ फंड के सिल्वर भी मिले। मतलब साफ है कि कोई उस फंड का यूज़ मतलब साफ है कि कोई एनिमी से मिला हुआ है और वो डिज़ास्टर रिलीफ फंड का यूज़ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कर रहा है। यहाँ से हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है दुश्मन की आर्मी को। यानी आपको केयरफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर वो कहते हैं कि वैसे मैंने सुना है कि आपकी शादी होने वाली है, मैं शायद आ भी पाऊँगा या नहीं। प्रिंस कहते हैं कि ये तो डिपेंड करता है प्रिंसेस डाउगर पर कि वो किसको चुनती हैं। और यदि ऐसा होगा तो यकीन मानिए कि मैं आपके पास पर्सनली आऊँगा इनविटेशन देने के लिए। फिर वो अपनी बेटी की बात बताते हैं कि वो बहुत खुश होगी आपकी शादी की बात जानकर। तो प्रिंस कहते हैं कि क्या वो भी आ रही है? तो वो कहते हैं कि यहाँ पे आना कभी कभी ही पॉसिबल हो पाता है, इसलिए मैं उसको ले आया हूँ। प्रिंस सूजी की तारीफ करने लगते हैं कि वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक प्योर पर्सन है। आप तो बहुत प्यार करते हैं उससे। वो कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं करूँगा, इकलौती बेटी है मेरी। इधर मिस लिन की माँ डिटेक्टिव शू से मिलने आती हैं और वो कहती हैं कि प्लीज़ इस मामले में इन्वेस्टिगेट कीजिए। उसके पास सुसाइड करने का कोई रीज़न नहीं था। हमने उसे हमेशा से बहुत प्यार से पाला है और उसके फ्यूचर हस्बैंड को भी हमने बहुत ध्यान से चुना था। यदि वो नहीं चाहती तो हम उसकी शादी उससे नहीं करवाते। और उसने तो शादी से पहले भी मोस्ट फेमस पेंटर को ढूंढने को बोला था अपने पापा को, ताकि हम पीछे से उसको याद कर सकें। सुशी पूछती है कि कोई लवर वगैरह तो नहीं था, तो वो बताती है कि नहीं, ऐसा था ही नहीं। वो बहुत सुंदर थी और हम कभी भी उसको बाहर ले जाते थे तो उसका चेहरा कवर करके ले जाते थे। और मेरी बेटी भी ऐसी नहीं थी कि वो किसी भी अरे गरे के पीछे घूमे। बहुत ज़्यादा ओबीडियंट थी वो। तो वो पूछती है कि कुछ अनयूजुअल जो आपको लगा हो। वो बताती है कि शादी से पहले हम पुहुआ टेम्पल गए थे उसकी अच्छी जीवन की कामना करने के लिए। उसके बाद से वो हमेशा बहुत चुपचाप बैठी रहती थी और खिड़की के बाहर देखकर कहती थी कि बारिश हो रही है। और काफ़ी साफ मौसम होता था तो हम सोचते थे कि ये हमें शायद पागल बनाने की कोशिश कर रही है। शूशी ध्यान देती है कि अगेन सिमिलर सिचुएशन, बारिश वाली बात। इधर प्रिंस किंग को बीरोंग वाला वो एरो दिखाते हुए बताते हैं कि डिजास्टर रिलीफ फंड भी बीरोंग रीजन में मिला है। साधु जो कि वरी फ्री बार में मारा गया था, वो भी हथियारों की सप्लाई करता था। वो बॉर्डर पे हथियारों का ट्रेड करता था। उसने कई जगह से फंड गायब किया था और पैसा कलेक्ट किया था और फिर हथियार खरीदे। और जिन लोगों ने हम पर हमला किया था वो भी काफ़ी वेल ट्रेंड लग रहे थे और उनके जो वेपन्स थे वो भी काफ़ी एडवांस वर्जन के थे। मतलब कि साफ है कि कोई अपनी प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहा है। किंग कहते हैं कि ये तो 7 साल पहले वाले इंसिडेंट को रिजेंबल कर रहा है। तो प्रिंस कहते हैं कि वो इसकी प्लानिंग बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन उनकी छोटी सी गलतियों ने उनके पूरे प्लान को एक्सपोज कर रख दिया। खाने के टाइम पे जीबी मिंग रूशवांग को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि वो अब ऑफिशियली इन्वेस्टिगेट कर सकती है मिंगजिंग ऑफिस के लिए। और प्रिंस सी सुशी को देखते हैं और उसे कहते हैं कि काफ़ी डिस्ट्रक्टेड लग रही हो तुम। तो वो बताती है कि मिस डू वाला जो केस है वो कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। इस तरीके के और भी केस सामने आ रहे हैं जिनमें सभी लड़कियों को बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनाई देती है। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। और मैंने सुना है कि लोगों के बीच में एक र्यूमर है कि घोस्ट ब्राइड आ गई है और वो सभी ब्राइड्स को मार देगी। तो वो कहती है कि हम लंच के बाद में इन्वेस्टिगेशन करने चलेंगे पुहुआ टेम्पल पर, क्योंकि सारी ब्राइड्स ज़्यादातर वहीं पर जाती हैं। और रूशवांग कहती है कि हाँ, मैंने भी सुना है कि हर ब्राइड वहाँ पर किसी न किसी वजह से पहले गई ही होती है। प्रिंस कुछ सोचने के बाद में कहते हैं कि यदि ये सब सुसाइड हैं तो यानी कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी होंगी जिन्होंने सुसाइड्स को रिपोर्ट ही नहीं किया होगा। तो जीबी में कहता है कि इस बात की जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं पता लगा लूँगा। और वो रूशवांग से अपनी तारीफ़ सुनना चाह रहा होता है। फिर रूशवांग थोड़ी तारीफ़ कर भी देती है। फिर कहती है कि वैसे मुझे तुमसे एक फ़ेवर चाहिए। तो फ्यूआन कहता है कि ऐसा कौन सा फ़ेवर है सिर्फ जो जीबी मिंग ही कर सकता है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि रूशवांग जीबी मिंग पर अपना एक बनाया हुआ केमिकल टेस्ट कर रही होती है और उसे पूछती है कि कैसा लग रहा है। वो तो उसकी तरफ ही देखे जा रहा होता है और कहता है सब अच्छा लग रहा है। वो पूछती है थोड़ा और लगाने के बाद कि अब कैसा लग रहा है, तो वो कहता है कि और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो कहती है कि मेरा फॉर्मूला गलत कैसे हो सकता है। तो वो कहता है कि रूशवांग, मुझे खुजली होनी चाहिए है ना, दर्द होना चाहिए, पर पता नहीं क्यों हाथ में होने की वजह दिल में हो रहा है। तो रूशवांग उसकी तरह देखती है
और फिर उसे धक्का देते हुए कहती है ये मजाक का टाइम नहीं है। वो कहता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। पर थोड़ी ही देर बाद उसे अपने हाथ पर जलने जैसा फील होने लगता है। तो रूशवांग कहती है कि हाँ एग्जैक्टली यही फील होना चाहिए तुम्हें। प्रिंस इधर अकेले बैठकर सोच रहे होते हैं कि मुझे ये कंक्यूबाइन सिलेक्शन को रोकने के लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा। और जीबीमिंग उन्हें देखता है और आता है, कहता है कि आप अकेले अकेले ड्रिंक क्यों कर रहे हैं, मैं भी आपका साथ दूंगा। और पूछता है कि आप कंक्यूबाइन सिलेक्शन नहीं करना चाहते हैं ना, आप किसी से प्यार करते हैं ना। तो वो एकदम चुप पड़ जाते हैं। तो वो कहता है कि यदि आप नहीं बताना चाहते तो ठीक है, मैं जिद नहीं करूँगा। फिर प्रिंस कहते हैं कि हम दोनों ही आदमी हैं, कुछ छिपाना कैसा। और फिर उससे कहते हैं कि कई बार तो मैं तुमसे जेलस होता हूँ कि आखिर तुम अपनी ज़िंदगी बेफिक्र होकर जी तो सकते हो। तो वो कहता है कि यानी आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि कई बार तो मुझे पी जाओ बनकर ही अपने जैसा महसूस होता है। जीबीमिंग कहता है कि आप अपने प्यार के बारे में बता रहे थे। तो प्रिंस कहते हैं कि नहीं, अभी वो क्वालिफाइड नहीं है। तो वो कहता है कि तो फिर उसे क्वालिफाई करा दो। तो प्रिंस कहते हैं कि जितना कहना आसान है उतना करना नहीं। वो ड्रिंक करने लगता है। पर थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर उसे एकदम से बोलता है कि डिटेक्टिव शू, यानी आप डिटेक्टिव शू को पसंद करते हैं। मैं पहले क्यों नहीं समझ पाया कि आप डिटेक्टिव शू के साथ में रिलेशनशिप में हो। और सच में इसीलिए आपके लिए चीज़ें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। पर आप चिंता मत करो, मैं ओपन माइंडेड हूँ। आपको खुश होना चाहिए कि आपको तो मेरे जैसा दोस्त मिला है। आप लकी हो मुझे पाकर। और फिर वो ड्रिंक करता है, पर अचानक से उसे कुछ काम याद आ जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है कि रूशवांग मुझसे गुस्सा हो जाएगी। इधर प्रिंस युआन महल से एक आदमी को बुलाता है जो कि प्रिंस के लिए कॉन्सर्ट सिलेक्शन की लिस्ट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और उससे पूछता है कि मैंने एम्पीरियल एस्ट्रोनॉमर से सारी कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ और कुंडली बनाने के लिए बोला था। फिर वो बताता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तो इसीलिए ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। प्रिंस युआन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें एक काम के लिए बुलाया है। फिर उसका आदमी उसे एक लिस्ट देता है और उससे कहता है कि अगली बार जब सिलेक्शन का सेकंड राउंड हो तो ये कैंडिडेट्स का नाम लिस्ट में नहीं होना चाहिए। तो वो उसे डाउट से देखने लगता है। तो फिर वो उसे एक्सप्लेन करता है कि वो इसलिए है क्योंकि ये सारी कैंडिडेट्स प्रिंस के किसी तरीके से भी लायक नहीं हैं। जिससे वो बात मानकर वहाँ से चला जाता है। इधर जीबीमिंग के आदमी काफ़ी पूछताछ करते हैं और जीबीमिंग सुशी के पास आकर बताता है कि आप जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया है। और फिर उन्हें एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। वहाँ की ओनर आती है और वो कहती है कितनी बार आकर यहाँ आओगे। तो रूशवांग टॉन्ट करने लगती है कि कितनी बार आए हो। तो कहता है सही से एक्सप्लेन करो ना। वो कहती है कि हाँ, कितनी बार तुम क्वेश्चन पूछने आए हो, क्या तुम चूलान रेस्टोरेंट के कोई स्पाई हो। और फिर सुशी को देखकर कहती है क्यों डिटेक्टिव शू, इस बार भी कोई क्वेश्चन के लिए आए हो। सुशी बताती है कि इस बार मैं आपसे किसी पुराने केस के बारे में पूछने आई हूँ और वो जिंग नियांग का केस है। ओनर कहती है कि मैं ऑलरेडी जीबी मिंग को सब कुछ बता चुकी हूँ, तो तुम्हें कुछ जाना है तो इससे पूछ लो और मेरे पास कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। सुशी पूछती है कि उसके बारे में कुछ र्यूमर्स हैं कि अब वो घोस्ट बन चुकी है और सारी ब्राइड्स का शिकार करती है। तो वो कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि जो वांग उसका होने वाला पति था वो उससे बहुत प्यार करता था, वो उससे शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन था। लेकिन अचानक से उसने पता नहीं क्यों खुद को फांसी लगा ली और उसके दूल्हे को तो वैसे ही फंसा दिया गया था। तो वो पूछती है कि उसके मरने से पहले कुछ अनयूजुअल जो आपने नोटिस किया हो। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, वीवेन से जाकर पूछ लो, वो उसकी बहन थी और उसके ज़्यादा करीब थी। और फिर जब वो उससे मिलने आते हैं तो उसकी बहन बताती है कि वैसे तो वो बहुत खुश रहा करती थी लेकिन मरने से कुछ दिन पहले ही उसने बोलना बिल्कुल छोड़ दिया था और वो कुछ कुछ चुप चुप सी रहती थी। ओनर कहती है कि वो लीजियांग रेस्टोरेंट की सबसे सुंदर लड़की थी, उसके लंबे काले घने बाल थे। तो वो कहती है कि ऐसा हो सकता है कि वो वांग से प्यार ना करती हो। तो वो कहती है कि नहीं, इम्पॉसिबल है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो बहुत ज़्यादा लॉयल थी और उससे शादी करने के लिए वो पुहुआ टेम्पल भी गई थी। तो वो उसकी बहन से पूछती है कि कुछ भी अनयूजुअल जो तुमने नोटिस किया हो। तो वो कहती है कि हाँ दीदी, मतलब शादी से पहले कुछ दिन वो खिड़की से बाहर देखती थी और कहती थी कि उन्हें रेन ड्रॉप्स की आवाज़ सुनाई दे रही है, हमें लगता था कि वो हमें पागल बना रही हैं। अब यही बात सुशी डाइनिंग टेबल पर डिस्कस करने लगती है कि सारी दुल्हन वेडिंग ड्रेस में थी, कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में थी और उन सभी को ही रेन ड्रॉप्स की आवाज़ सुनाई देती थी। और जीबीमंग बताता है कि सारी की सारी सुंदर ही थी। प्रिंस कहते हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, ये एक हत्या करने का अलग ही तरीका है। तो रुशमा कहती है कि 2 साल हो गए और अब जाके दोबारा ये सब काम होने लगे हैं, तो यानी कि किलर में कितना ज़्यादा पेशेंस है। शू कहती है कि तो मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए उस टेम्पल में जाऊंगी। और जीबी में कहता है कि हाँ मैं भी चलूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। रूशवांग उसकी इस बात पर हंसती है कि क्या तुम उनके लिए प्रार्थना करोगे, डिटेक्टिव शू ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हैं, वो केस सॉल्व कर ही लेंगे। प्रिंस पूछते हैं कि तुम क्यों जा रहे हो वहाँ पर।
तो वो बताती है क्योंकि जिंग नियांग वहाँ पर गई थी और मिस लिन भी वहाँ गई थी, ये जिजू ने ही उन्हें बताया था, तो हमें भी वहाँ जाना चाहिए। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।